इन साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, पिछली परीक्षा की अगर बात करूं SSC GD की, जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित ये क्वेश्चंस की क्लास आधारित है, यानी कि आज की इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी। और अगर आप अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं, आंकना चाहते हैं फाइनल की हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, ये चेक करना चाहते हैं, तो इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा अगर पेपर आपके पास आ जाए तो कितने सवाल आपके सही हो सकते हैं। आज की अगर कट ऑफ की बात करूं तो अगर ऐसा पेपर आ जाता है, अगर हिंदी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 20 सवाल आपको आने चाहिए और 15 से 20 सवाल आपके सही होने चाहिए। और यहाँ पर उसी प्रकार जीके के 20 सवाल लिए हैं, उसमें से आपका जो स्कोर जाना चाहिए 11 से 12 तक होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग रीजनिंग के देखेंगे और इसके बारे में भी, रीजनिंग और मैथ के बारे में बताऊंगा कितने क्वेश्चंस आपको सही करना है। यानी कि कुल मिला के इन 40 सवालों में से तकरीबन आपके अगर सवाल की बात करूं 27 का स्कोर करने का कोशिश करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां से आप लोग देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा साथियों यहां पर इतिहास का जानकार, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इतिहास, यानी कि जो इतिहास से संबंध रखता है उसको एक तरीके से क्या बोला जाता है, जो इतिहास से संबंध रखता है उसको बोला जाता है साथियों ऐतिहासिक। और अच्छा, आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक, यानी कि अभी तो हमें पता है, यानी कि यहाँ पर जो लिखित जो होता है, जब लिखित इतिहास नहीं था उससे पहले जो क्या था उसको ऐतिहासिक बोला जाता था। और जो पुरातत्व से संबंधित होता था उसे पुरातात्विक बोला जाता था। लेकिन इतिहास के जानकार को क्या बोला जाता है, एक तरीके से समझ लीजिए, उसको ऐतिहासिक बोला जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है रिक्त का विलोम आपसे अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे। रिक्त का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप लोग पूर्ण बताएंगे, क्या होगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, मनोरथ किसका पर्यायवाची है। अगर मनोरथ की बात करें साथियों तो यहाँ पर ये कामना का पर्यायवाची हो जाता है। किसका पर्यायवाची हो जाता है, कामना का पर्यायवाची हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पौ बारह होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है साथियों खूब लाभ होना। क्या, खूब लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सोने का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सोने के समानार्थी की तो क्या हो जाता है समानार्थी शब्द, हिरण होगा। क्या मैं कहूँगा बिल्कुल हिरण नहीं होगा आपका एक तरीके से। और अगर आपसे यहाँ पर रत्नाकर के बारे में पूछा जाए तो रत्नाकर का मतलब क्या होता है, रत्नाकर को सागर भी कहते हैं और इसको समुद्र भी बोला जाता है। और उसके अलावा अगर कलत्र की बात करूं तो कलत्र किसको बोला जाता है, कलत्र साथियों पत्नी को बोला जाता है। अगले नंबर का सवाल कह रहा है साथियों कि मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो आप किसका जवाब देंगे। तो अगर बात करें मृगनयनी का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। आपको याद रखना है कि मृग जैसी आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मृगनयनी बता देना है। अगला देखिए, बोला जा रहा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अहिल्या की थी या झांसी वाली रानी थी या अनुसुईया की या रानी पद्मावती। मैं कहूँगा रानी झांसी वाली थी, यानी कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। साथियों आपको यहाँ पर मैं बता दूं क्या पूछा जा रहा था, बोला जा रहा था साथियों, यानी कि मूलाचार मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक या अनावश्यक है जितना भी आवश्यक, यानी कि जितना भी यहाँ पर बोला जा रहा प्रतिबंधित या शानदार क्या आएगा, मैं कहूँगा आवश्यक आना चाहिए। यानी कि मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अध्ययन। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, यानी कि यहाँ पर अगर साथियों बात करें एक तरीके से यहाँ पर ये एक रेखांकित शब्द हो जाएंगे और आपको बताना है कि इसकी जगह पर कुछ आएगा, गरिमा कुछ ऐसे करके आएगा या कुछ, ये बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है। इस बात को आपको चयन करना, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। क्या गरिमा ऐसा लिखा जाता है, गरिमा क्या ऐसे लिखा जाता, नहीं ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए गरिमा तो ये तो पूरा वाक्य सही है, गरिमा राइट मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि संकीर्ण का विलोम पूछा जा रहा है। यहाँ पर इसका विलोम पूछा जाए तो यहाँ पर इसका विलोम आपका विस्तीर्ण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए विस्तीर्ण होता है।
और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्या, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साथियों, क्या ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर विस्तीर्ण का विलोम क्या अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है संकीर्ण होता है। ये दोनों बातें आपको इंटरचेंज रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। दिए गए वाक्य में किस भाग में आपको बताना है कि त्रुटि है, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय, यानी कि उचित न्याय किया जाएगा। अब न्याय तो हमेशा उचित ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि गलत न्याय अच्छा न्याय, नहीं। अब उचित शब्द यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये होना चाहिए इस प्रक्रम में उचित न्याय किया जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर दिक्कत है, तो यही दिक्कत आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हवा से बातें करना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना या तेज गति से चलना। तो तेज गति से चलने अगर बोला जाए तो हवा से बातें करना, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब आपको बताना है षष्ठ कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, राइट आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रखा हूं थोड़ी ना आना चाहिए, यहाँ पर ये आना चाहिए कि मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये होना चाहिए। या सुन रहा हूं, सुनना भी नहीं, गुन रहा हूं, खा रहा भी नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा वाक्य आपका कर रहा हूं, यानी कि मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जीतने की इच्छा रखने को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीतने की इच्छा के लिए साथियों क्या शब्द आएगा? चिकित्सा शब्द आएगा। क्या? चिकित्सा शब्द आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए कह रहा है कि संक्षिप्त का विलोम क्या होगा। तो संक्षिप्त की अगर बात करें तो संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। क्या होता है? संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। अगर लिखित के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि लिखित का विलोम क्या होता है, तो लिखित का विलोम साथियों क्या होता है? मौखिक होता है। क्या होता है? मौखिक होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संकुचित का विलोम क्या हो जाएगा, तो संकुचित का विलोम साथियों विस्तृत हो जाता है। संकुचित का विलोम साथियों यहाँ पर विस्तृत हो जाता है और संक्षिप्त का विलोम यहाँ पर विस्तृत हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल क्या कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो सही वर्तनी कौन सी शब्द की लिखी हुई, यानी कि संग्रहित कैसे लिखा जाता है? तो संग्रहित की अगर बात करें, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि बैंक का कर्ज चुकाकर वह दयनीय हो गया या उरण हो गया, वह खाली हो गया, वह संतुष्ट हो गया। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा? शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आ जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है ना? तो यानी कि पूरा वाक्य आपका बनेगा बैंक का कर्ज चुकाकर वह उरण हो गया, ये होना चाहिए। यानी कि उऋण हो गया, ये भी बोल सकते हो। हीन भाव, अगर आपका विलोम सत्कार का पूछ लिया जाए आपसे तो ये आपका तिरस्कार होता है। क्या होता है? तिरस्कार। और अभिमान का विलोम साथियों एक तरीके से क्या होगा, फटाफट बताइए कमेंट करके। अपमान का अगर बात करें तो अपमान का विलोम साथियों सम्मान होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यमुना का समानार्थी शब्द बता दीजिए। यमुना का समानार्थी शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर कृष्णा आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कृष्णा आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला नंबर, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है अलकनंदा। अलकनंदा किसे बोला जाता है? ये साथियों गंगा का समानार्थी। किसका? गंगा का समानार्थी है और भागीरथी का समानार्थी है। गंगा का समानार्थी है, भागीरथी का समानार्थी, और इसी को साथियों मंदाकिनी बोला जाता है। क्या? मंदाकिनी भी बोला जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, देव नदी की अगर बात करें तो देव नदी के पर्यायवाची क्या क्या बन सकते हैं? एक तो बन सकता है सुरसरिता। क्या? एक तो बन सकता है सुरसरिता। क्या बन सकता है? सुरसरिता बन सकता है। और उसके अलावा साथियों जाह्नवी भी बन सकता है। क्या बन सकता है? जाह्नवी भी बन सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने जीके के क्वेश्चंस हो चुके हैं और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इन सभी सवालों को देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित जो जानकारी मैं आपको बताऊं वो भी आपको देखते रहना। कह रहा कि अंतिम शुग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी।
जिसने आगे चलकर कौन से वंश की स्थापना की। तो अगर आपसे यहाँ पर बात किया जाए कि अंतिम शुभ शासक का नाम क्या था, तो यहाँ पर इसका नाम देवभूति था। यानी कि देवभूति की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी और बाद में चलकर वो कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की स्थापना की किसने? वासुदेव ने की थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी के कारण साइट्रस कैंसर होता है। अगर इसकी बात करें तो ये कैंसर साथियों पौधों में होता है। किस में होता है? इस कैंसर की बात की जाए तो ये साथियों पौधों में होता है, जैसे कि नींबू में हो जाता है और अंगूर में हो जाता है। और किस में होगा? ये किसकी वजह से होगा साथियों? ये साथियों आपकी बैक्टीरियाज की वजह से होता है, ये जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, ये जब हो जाता है किसी पौधे में तो उसकी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फल हैं, ये सब खराब से हो जाते हैं। कुल मिला के निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण, तो मैं कहूँगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण साइट्रस कैंसर होता है, जो कि पौधों में होता है। नींबू हो गया, अंगूर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं। यानी कि प्रस्तावना आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से शब्द सम्मिलित हैं। देखिए ये आपको बताना है। देखिए संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। आप लोग याद रखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन था, आप लोग याद रखेंगे इस संशोधन में क्या होता है, ये 1976 में संशोधन हुआ था। और इस संशोधन करते समय साथियों इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि समाजवादी शब्द इसमें जोड़ा गया था और उसके अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्या? समाजवादी हो गया और पंथ निरपेक्ष शब्द हो गया और अखंडता। क्या? अखंडता एक शब्द साथियों इसमें जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो मैं कहूँगा एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पर पूंजीवादी शब्द आपका नहीं जोड़ा गया था। जब नहीं जोड़ा गया था तो राइट आंसर यही हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करें एक सवाल और बन जाता है आपका, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संविधान की कुंजी बोला जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन साथियों नीदरलैंड में किया गया था। कहाँ पर? नीदरलैंड में किया गया है। और ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। कहाँ? नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल को देखिए। कह रहा है कि हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो इन नदियों की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। और उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, क्या कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, यानी कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को छीन लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक शासक था जिसका नाम था क्या? नादिर शाह। आप लोग याद रखेंगे इसका नाम था नादिर शाह। और इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो यहाँ पर 1336 से लेकर 1347 तक इसका कार्यकाल रहा। और ये कहाँ का शासक था? ये साथियों ईरान का शासक था। ये आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब ईरान को क्या बोला जाता था? ईरान को फारस बोला जाता था, यानी कि फारस का सम्राट था। और इसका कार्यकाल तो 1736 से स्टार्ट हुआ था। और इसने किया क्या कि 1739 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो रही हैं। और उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? अब दिल्ली की अगर बात करें तो मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह। आप लोग जानते भी हैं ये बहुत अच्छे शासकों में से इनका नाम नहीं आया। तो यहाँ पर नादिर शाह ने किया क्या? इन्होंने दिल्ली पर इनका जब शासन चल रहा था तो इसको हरा दिया अच्छी प्रकार से, बुरी तरीके से। तो एक प्रकार से नादिर शाह एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर 70 करोड़, क्या 70 करोड़ रुपए की धनराशि ले गया। और जो शाहजहां का जो बनवाया हुआ मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन को क्या बोला जाता है? तख्ते ताउस भी बोला जाता है। क्या? तख्ते ताउस भी बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, सवाल आपसे पूछा जाता है।
उसके अलावा साथियों कोहिनूर हीरा था, तख्ते ताउस था जिसका नाम जो है मयूर सिंहासन, ये नादिर खां ले गया था, यानी कि फारस यानी कि ईरान ले गया था। कहाँ? तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ नादिर शाह इस सवाल का राइट आंसर हो जाना चाहिए। और जब हम बात करते हैं नादिर शाह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है, ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो नादिर शाह को साथियों ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है। पहली बात ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि चांग जनजाति कहाँ निवास करती है, नागालैंड में निवास करती है। और ये कौन सा नृत्य करती है, तो ये साथियों कौन सा नृत्य करती है, चांगलो नृत्य करती है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस क्वेश्चन का। और बोला जा रहा है कि ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, ये टाइटेनियम के समस्थानिक हैं या हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, कार्बन के समस्थानिक हैं या यूरेनियम के समस्थानिक हैं, ये मुझे बताइए। देखिए क्या इसमें जो अगर बात करूं यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो ये दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ब्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और उसके अलावा साथियों जो प्रोटियम है, ये जो प्रोटियम भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और ये आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सवाल, यानी कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की। तो किस देश ने की है, तो मैं कहूँगा दक्षिण कोरिया की अगर बात करूँ, इन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी स्टार्ट की है। और दक्षिण कोरिया का एक प्लान है कि 2045 तक बहुत अच्छी तरीके से मंगल ग्रह पर ये जाना चाहता है। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर ये जाना चाहता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये उसकी तैयारी एक तरीके से स्टार्ट कर दी है। और उसके अलावा दक्षिण कोरिया से आपसे पूछी जाती है कि इसकी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम साथियों क्या है? नासा है। यानी इसका नाम है, दक्षिण कोरिया का नाम है कासा है, जैसे कि अपने यहाँ नासा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एरो स्पेस इन्वेस्टेशन। क्या? एरो स्पेस इन्वेस्टेशन होता है, ये होता है कासा। अगले नंबर का सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में महिलाएं 1000 से अधिक हैं। यानी कि कुल मिला के आपको ये बताना है कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो किस जनजाति की लिंग जो अनुपात है किस राज्य में अधिक था। अगर मैं बात करूं केरल की, तो केरल में आपका 1084 था। कितना था? 1084 था। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। उसके बाद अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 1845 से 1846 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो आपकी जो प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध था ये आपका लड़ा गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पदार्थ, यानी कि जहरीला पौधा कौन सा, सॉरी यहाँ पर कुल मिला के आपसे इतनी सी बात पूछी जा रही। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करूँ मैं यहाँ की ड्रेसिना पौधे की, तो ड्रेसिना पौधा जो है ये एक जहरीला पौधा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए एक सवाल कि जो ड्रेसिना पौधा है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको साथियों ड्रैगन ट्री बोला जाता है। क्या? ड्रैगन ट्री बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ये पौधा है जिसका नाम है साथियों बार्थेनियम पौधा। क्या इसका नाम है? बार्थेनियम पौधा इसका नाम है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है ये पता है? जैसे कि इस्तेमाल इसका किया जाता है कीटनाशक के रूप में। क्या? कीटनाशक के रूप में जो जहरीली होती हैं, और यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि खरपतवार नाशक की दवाइयों के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला, और अगर इसकी बात करें साथियों यहाँ पर क्या देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं साथियों कैरोट्रॉपिक्स की, यहाँ पर यानी कि कुछ दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि औषधीय दवाइयाँ होती हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के आप लोग याद रखेंगे जो ट्रेसिना आपका जो है जहरीला पौधा नहीं, बाकी सब जहरीले हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये साथियों पहली बार कब प्रदान किया गया था? ये 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साथियों ये कौन कौन सी भाषा में दिया जाता है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है ये उन भाषाओं के लेखकों के दिया जाता है। यानी कि पहली बार साथियों ये कब दिया गया था? ये 22 मई 1961 में साथियों दिया गया। कब? मतलब इसकी कुल मिला के स्थापना हुई थी 22 मई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी।
क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन ये पहली बार साथियों कब दिया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। अच्छा, किसको दिया गया था, इनका नाम था, एक शॉर्ट में याद रखेंगे, शंकर जी। ये आपको मिल जाएगा, हमने अभी लेक्चर अपलोड किया है परसों नरसों जो है जीएस में, उसमें आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इनकी किस रचना के लिए दिया गया था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन था, यहाँ पर आप लोग देखिए, ओटक कुशल, ओटक कुशल रचना के में इनको दिया गया था, जो कि मलयाली भाषा में लिखी गई थी। इसके तहत इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता 304 बी का संबंध किससे है, लापरवाही से हुई मृत्यु, आत्महत्या करने का प्रयास, आत्महत्या का दुष्प्रेर या दहेज। दहेज हत्या आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की यानी कि मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए वुलर झील है। कौन है, वुलर झील है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर यहाँ पर अगर चिल्का झील की बात करें तो ये साथियों ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ झील आपको बता देता हूँ, क्योंकि झीलों से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में के बारे में आपको बताया, जैसे कि उलर झील, और उसके अलावा साथियों आपकी एक झील है वैरी नाग झील। क्या है, वैरी नाग झील, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं शेषनाग झील, शेषनाग झील ये कहाँ पर स्थित है, शेषनाग झील एक तरीके से जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जिसमें अंत में नाग आ जाए वो समझ लीजिएगा जम्मू कश्मीर में ही झील स्थित होगी। और उसके अलावा अगर बात करें नैनीताल झील, ये कहाँ पर स्थित है बताइए जरा। नैनीताल झील ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। और उसके अलावा एक तरीके से बात करें जो है कौन सी झील, सात ताल झील आपकी कहाँ पर है, ये साथियों उत्तराखंड में ही स्थित है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है खिलजी राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, ये बताइए। देखिए खिलजी वंश की एक मतलब कि खिलजी राजवंश की जब हम बात करते हैं तो खिलजी राजवंश से पहले कौन वंश था, ये आपका गुलाम वंश था। कौन था, गुलाम वंश था। यह आपको मालूम होना चाहिए। जब गुलाम वंश खत्म हुआ लगभग 1290 में इसकी समाप्ति हुई, और यहाँ पर इसकी समाप्ति हुई, और उसके बाद खिलजी वंश आपका जो शुरू हुआ एक तरीके से वो क्या था, उसके बाद ही आपकी स्थापना हुई इस खिलजी वंश की। और खिलजी वंश की अगर बात करें तो यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, ये फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, यहाँ पर देख लीजिए, फिरोज खिलजी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर जिक्र किसका है, खिलजी राजवंश के द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया था, इसमें कौन सा स्मारक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो अलाई दरवाजा है, जो अलाई दरवाजा है ये खिलजी राजवंश के द्वारा ही बनवाया गया था, आपको याद होना चाहिए। ये अलाई दरवाजा है कहाँ, आपको अगर मैं बताऊं एक बात, जो दिल्ली में एक तरीके से, दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में आपने देखा होगा एक जगह है मेहरौली। कौन है, जिसका नाम है मेहरौली। और एक जो मेहरौली में एक कुम्भकुल इस्लाम जो मस्जिद है, जो इसका दक्षिणी प्रवेश द्वार है, यही आपका अलाई दरवाजा है। और इसका निर्माण एक तरीके से किसने किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देख लीजिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था। ये लोग आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अद्वितीय पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो कौन थे साथियों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने महाराज धीराज की उपाधि प्राप्त धारण करने वाले गुप्त सम्राट कौन थे, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात चल रही, इन्होंने ही महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साथियों क्या यहाँ पर महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित राजवंश से जोड़ा जाता है, तो ये साथियों ये कर्नाटक है। कर्नाटक में है, अगर बात करें यहाँ पर विजयनगर राइट आंसर हो जाता है। यानी कि इस डिब्बे का ऐतिहासिक महत्व किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो विजयनगर से इसका महत्व जुड़ा हुआ है।
जो विजयनगर है ये इसका जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे जुड़ा हुआ। देखिए, विजयनगर की एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव। जिनका नाम क्या था? कृष्णदेव, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने किया क्या? उदयगिरी पर, जो उदयगिरी पर हमला किया, जो वहाँ पर उदयगिरी पर इनको जो जीत हासिल हुई, उसके बाद इन्होंने एक जो है किसका निर्माण किया था? इन्होंने ही महानवमी डिब्बा का निर्माण किया था। राइट आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर जो है ये किसान के उपज के लगभग 10% हिस्से के बराबर है, या 50% या 25 या 20? तो मैं कहूँगा 50% आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा खराज कर था। और कुल मिला के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए आप लोग आपकी स्क्रीन पर। अब आपके साथियों यहाँ से आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे और आप लोग चेक करिएगा कितना स्कोर आपका जाता है। तो साथियों, नंबर सीरीज का सबसे पहला सवाल है, बोला जा रहा है यहाँ पर 9 है, उसके बाद 28 है, फिर 65 आ गया, फिर 126 है, और अब आपको बताना है अगला नंबर क्या होगा यहाँ पर। उसके बाद 344 ही आना चाहिए। उसके बाद आप लोग देखिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर बात करें यहाँ पर 9 से 28 हुआ और 28 से 65 हुआ, तो ये साथियों कैसे हुआ ये आपको बताना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि 9 28, अगर हम इसको 27 मान ले और ये 8 मान ले, यानी कि यहाँ पर देखिए जब दो इसको यानी कि ये आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये 5 का, यानी कि दो के क्यूब में एक बढ़ाया ये 9 हो गया, और 3 के क्यूब में एक बढ़ाया 28 हो गया, और एक 29 हो गया। इस प्रकार से एक बढ़ाया 26, यानी कि 6 का क्यूब होता है 216, एक बढ़ाएंगे 217 हो जाएगा, यानी कि 217 राइट आंसर होगा। बिल्कुल साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 217, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि धीरज ने संदीप से कहा, क्या? धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। संदीप क्या बोला कि मेरी माँ, संदीप से बोला जा रहा है धीरज से, धीरज ने संदीप से बोला, क्या बोला कि धीरज कह रहा है कि मेरी माँ, यानी कि धीरज की माँ जो है ये तुम्हारी माँ, यानी कि संदीप की माँ, क्या? संदीप की माँ। एक तरीके से देख लीजिए यहाँ पर धीरज कह रहा है कि जो मेरी माँ है ये तुम्हारी माँ और इकलौती पुत्री है, यानी कि तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री हैं, और धीरज की माँ सो संदीप से कैसे संबंधित होगी, यानी कि धीरज की माँ कैसे संदीप से जो है संबंधित होंगी। तो धीरज की माँ कैसे संदीप से संबंधित होगी, यानी कि बहन ही तो आपस में हो जाएंगे, बहन भाई। तो यहाँ पर बहन आपका राइट आंसर हो जाता है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है वो लोग बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, और इस सवाल में आपसे बोला क्या जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है कि एक खास कूट भाषा में KNOW को 1614154 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में HIRE को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर साथियों क्या K को 16 लिख दिया गया, और N तो आपका 14 लिख दिया गया, और ये 14 पर आता भी है, O 15 पर लिख दिया, 15 भी सही, और W तो आपका 23 पर आता है, W 23 पर आता है, और ये 4 क्यों लिखा हुआ है? देखिए ऐसा तो नहीं, यहाँ पर के की अगर बात करूं तो के, अगर 16 की बात करूं तो 16 जो है पी पर आता है। के का विपरीत जो लेटर है पी, जैसे ए का विपरीत लेटर जेड है और बी का वाई है, और उसी प्रकार के का क्या हो जाएगा, के का यहाँ पर साथियों देखिए पी है, क्या है? के का विपरीत पी है, और डब्लू का विपरीत साथियों क्या हो जाता है आपका डी है। तो 4 नंबर पर डी आता है। तो कुल मिला के ये वाला तो सेम रहेगा। एच का विपरीत क्या होता है? एस होता है, और एक तरीके से एस किस पर आता है? 19 पर आता है। 19 एक यहाँ है, 19 यहाँ पर। आई जैसा वैसे आएगा, आई 9 पर आता तो 9 आ जाएगा, आर 18 पर आता तो 18 आ जाएगा। ई का विपरीत साथियों क्या होता है? वी होता है, और वी किस पर आता है? 22 नंबर पर आता है, तो 22 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि 1991 कहाँ पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कह रहा कि पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, तो रक्त का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो पत्तियों का संबंध क्लोरोफिल से है, तो रक्त का संबंध किससे होगा साथियों? फटाफट आप लोग देखकर मुझे बता दीजिए। साथियों, जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, तो आपसे वेरी वेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बताइए राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाता है। देखिए क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग जो होता है ये आपका जो है लाल होता है। राइट आंसर हीमोग्लोबिन के साथ जाता है, राइट आंसर ये हो जाता है। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा क्या जा रहा है, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, देख लीजिए। अब आपको बताना है कि ये जो दर्पण है रखा हुआ है इसमें ये कैसा दिखेगा, क्यों जैसा है वैसा मैंने बना दिया। और ई कुछ उल्टा दिखेगा, जेड कुछ ऐसा दिखेगा, आर की अगर बात करें तो आर ये आपका ऐसा दिखेगा, और जी की अगर बात करें जी कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, क्यों, ई, जेड, आर, आर, जी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आई। यानी कि ये नंबर आपका कौन सा आएगा ये आपको बताना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका 9 आना चाहिए क्या, 10 के बाद 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद 14। यानी ये आपका यहाँ तक अगर होता 2 से 10 तक तो मैं कह सकता कि यहाँ पर 9 आ जाता, लेकिन ये 10 के बाद 13 हो गया, फिर उसके बाद 12 हो गया, फिर 17, फिर 14। तो इसलिए साथियों थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रही, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 9 ना आए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बताएं जैसे 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, 12 से 14, यानी कि 2 2 2 का गैप चल रहा है। उसके बाद 3 से 5, 5 से 7, और 7 से क्या होगा, उसके बाद 13 हो गया है, और उसके बाद आपका 17 हो गया। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है ये अभाज्य संख्याओं का है, यानी कि ऊपर वाले जो है नंबर की आपके अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में 2 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, और 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। यानी मैं कहूँगा आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए और पढ़कर बताइए। यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार जो है ये 15% की छूट दे रहा है और फिर 5% लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए चलिए बताना है हमको। तो इसमें क्या है साथियों, कुछ नहीं, एक दुकानदार है 15% की छूट दे रहा है और फिर 5% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि यदि क्रय मूल्य 340 है तो अगर साथियों क्रय मूल्य 340 है, यानी कि इसमें किसी ने किसी वस्तु को 340 रुपये में खरीदा है और उस पर लाभ 5% का हो रहा है, यानी कि 105% पर वो बेच रहा है। तो इसको साथियों अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको विक्रय मूल्य मालूम पड़ जाएगा। क्या, विक्रय मूल्य। 0 से 0 कैंसिल, और अगर इसको 2 से कट करें तो 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों 17 आ जाएगा। 5 से कट गए 5 दूना 10, 5 से कम 5, तो 17 और 21 किसके साथ गुणा कराएंगे, तो आपको इसको गुणा करवाओ और यहाँ पर 7 ये आ जाएगा, और ये आपका 1, और ये आपका 17 दूना 34, यानी कि 7 5 3, यानी कि 357। सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 357 रुपये आ गया। ठीक है, अब की बात करें, जैसे कि अब 15% की छूट भी दी गई है, और यहाँ पर अगर साथियों 15% की छूट दे दें, 15% की अगर हम स्पष्ट छूट दे रहे हैं तो कैसे क्या होगा। 15% की छूट दी जाती है, यानी कि जब ये बेची जा रही साथियों तो 15% की छूट दी गई, यानी कि 85% में ये बेची गई। जो 357 में बेची गई ये 85% में बेची गई 15% की छूट देने के बाद। तो अंकित मूल्य साथियों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। 357/85 आ जाएगा। अंकित मूल्य 100% मान लेते हैं तो 100 से गुणा करा लीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, ये कैसे हो सकता है देखिए और बताइए। 5 से अगर कट करें तो ये साथियों 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, और ये साथियों 5 सत्ते 35 और 5 25, और आपका कितना आ जाता है, ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद अगर बात करें इसको और कट करते हैं हम, कट करने पर आ जाएं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। 357 की जगह पर यहाँ पर 375 लिखा गया है। इसको 1 मिनट इसको इरेज करिए और सेकंड बार लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 357 और ये 85% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू आपको बताना है।
357 बटे आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। और इसको 17 से कट करिए, 17 पचे 85, 17 दूना 34, एक जाएगा 17, 17 कम 17, और ये आपका गुणा आपका ये 100 हो जाएगा। 5 से काटिए तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 गुणा 21 कितना हो जाएगा। तो 20 गुणे 21 की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 0 लग गया, यानी कि 420 हो जाएगा। अंकित मूल आपका 420 हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कविता ने 2500 में एक घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाले कुल लाभ या हानि का जो कुछ हुआ हो वो आपको बताना है प्रतिशत में। अब घड़ी का क्रय मूल्य साथियों कितना है, ये आपका 2500 रुपये। अब उसने क्या किया, 12% की हानि पर बेचा, यानी कि जाहिर सी बात है 88% पर बेचा होगा। अब इन रुपये से उसने एक पंखा खरीदा, यानी कि जो अब रुपये आएंगे उसने एक पंखा खरीदा और उसको 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि इसको उसने 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 115% पर उसने बेच दिया। ठीक है, अब हमें ये निकाल कर बताना है कि अब इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, यानी कि उसने एक पंखा, यानी कि अब अंत में आपको बताना है कितने रुपए आपको आखिर ये बन जाएंगे। तो कितने रुपए में आखिर उसने बेचा, विक्रय मूल्य अब आप उसका क्या आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से साथियों यहाँ पर ये कटा जाएगा, यानी कि 4, ये आपका 4 दूना यानी कि 22। अब 115 की गुणा आपको 22 से करा लेना, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 कम 2 3 हो गया, 2 कम 2 ये 223 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 3 और ये 5 3 2, यानी कि कहने का मतलब 2500 रुपये की वस्तु उसने खरीदी थी और इसमें 12% की हानि पर बेचा, तो इसने 88% पर बेचा, फिर 15% के लाभ पर कुछ और बेचा, तो इतने पर वो कितने रुपए में जाकर के बेची, यानी कि 2530 रुपये में जाकर बिकी। अब कह रहा है कि इस पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुई। अब उसने घड़ी को 2500 में खरीदा था और उसने फिर 2530 रुपये में कोई उसको बेच दिया किसी को, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 30 को या हुआ, तो इसको प्रतिशत में बदलना है, यानी कि गुणा 100 करिए। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य हमेशा आता है, तो क्रय मूल्य आपका 2500 ये आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसको साथियों कट कर लीजिए। 5 का 30 और 5 25, यानी कि 5 कम 5, 5 कम 5, एक बार पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 5 दूना 10, यानी कि 1.2% का लाभ होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक दुकानदार 1500 में से 35 दर्जन पेंसिल खरीदता और उसे 40% के लाभ पर बेचने के लिए 125 में कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। चलिए ये आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी सवाल है। आप लोग देखिए इस सवाल को बहुत आसानी तरीके से अगर मैं लगाऊं तो कैसे लग जाएगा। देखिए एक दुकानदार 1500 रुपये में 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब उसे 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 125 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचनी होंगी। तो 40% के लाभ के लिए 35 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, ये आपका 1500 40% के लाभ से तो 140 में बेची जाएंगी। तो इनको कैलकुलेट करिए कितना आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होते हैं। 15 की गुणा 14 से कराइए, यानी कि 15 गुणा 14 करवाते हैं, तो यहाँ पर 5 चक्कू 20 हो गया, 5 कम 5 2 7 हो जाएगा, और ये 14 आ गया, और 0 ये आपका 11, यानी कि 2, यानी कि 2100 आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 1500 रुपये क्रय मूल्य वाला है, इसको 40% के लाभ पर बेचेंगे तो वो 2100 रुपये की हो जाएगी। कितने की, 2100 रुपये में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2100 रुपये में जो पेंसिलों की जो संख्या है, 2100 रुपये में पेंसिलों की संख्या जो है इसको बेचा जाता है। कितनी है ये आपकी, 35 दर्जन है। 2100 रुपये में पेंसिलों की संख्या 35 दर्जन है। एक दर्जन में 12 पेंसिलें होती हैं, टोटल पेंसिल आपकी हो गई। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 2100 रुपये में पेंसिलों की संख्या इतनी है, तो 1 रुपये में, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 रुपये में, क्या 1 रुपये में पेंसिलों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपये में पेंसिलों की संख्या कितनी होगी साथियों, तो ये साथियों कितनी होगी, 35 गुणा 12 बटे 21 तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 1 रुपये में पेंसिलों की संख्या इतनी हो गई, तो कह रहा कि 125 रुपये में पेंसिलों की संख्या कितनी होगी। जब 1 रुपये में इतनी है तो इसकी भी गुणा 125 से करवाओ और 21 की गुणा भी 125 से करवा दो, तो 125 रुपये में पेंसिलों की संख्या इतनी होती है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 7 से कट करोगे, 7 पैंते 35, 7 21 हो गया, ये कट हो गया।
5 से और कट करिए, 5 छंका 30 और 0 आ गया। 12 से कट करिए, 12 कम 12, 12 पंचे 60, 5 से कट करिए 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैं कहूँगा 125 में 25 पेंसिल बेचनी चाहिए। पेंसिल 25 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों ये क्लास, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।